स्टूडेंट बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका इस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के वीडियो पे जो उत्तर उत्तर मुगल काल मेरा चल रहा है। उसमें लगभग 11 शासक हैं और उनके विषय में हम एक-एक करके देख रहे थे। इससे पहले वाला मेरा वीडियो आप देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो जो भी अभी आगे हम पढ़ाएँगे इस सीरीज को, इससे पहले हमने बहुत सारा चीज़ें रखा था कि हमने देखा औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद 2-3 शासक आए, फिर जो भी शासक आए वो सब भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं न कहीं मुगल जो है अब डिक्लाइन हो रहा है, घटते जा रहा है। मुगल का पावर घटते जा रहा है, मुगल का सीमा क्षेत्र भी घटते जा रहा है और राजा में जो वो दमखम पावर था, वो औरंगज़ेब तक ही था। उसके बाद जो शासक आए हैं, वो साम्राज्य को एक तरह से कहीं न कहीं बिखेर के धर देते हैं, साम्राज्य टूटने लगता है और मुगल कई अलग-अलग हिस्सों में बँटने लगता है। इन सभी बिंदु को हम देखते आ रहे थे, तो चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले समझते हैं कि बहादुर शाह के ही समय हुआ क्या था कि जो बहादुर शाह शासक थे, ये तो औरंगज़ेब के बेटा ही है ना? और बहादुर शाह ना थोड़ा-सा दयालु तो थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो औरंगज़ेब की तरह बहुत अलग लेवल का कट्टर थे। शुरू-शुरू में इनका विचार बना था औरंगज़ेब के जैसा थोड़ा कट्टरता वाला। लेकिन समय जैसे-जैसे बीतता गया, बहादुर शाह ठीक हो गए। मतलब जब वो एक अपने टीनेज को पार कर लिए, मैच्योर एज में आते हैं, तो बहादुर शाह एक ठीक-ठाक मतलब दयालु शासक के रूप में देखे गए। वो सभी धर्म को एक समान के नज़र से ही देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो मतलब सिख से दुश्मनी रखना चाहते थे, सिख के गुरु को मारना चाहते थे, ऐसा बहादुर शाह के मन में नहीं था। और सिख के एक गुरु थे उनके ही समय में जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और सिख के वो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। और उनके ही साथ बहादुर शाह ने संधि कर लिया। बोला ठीक है भाई, हम लोग एक काम करते हैं, कितना आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे पिताश्री, हमारे दादाश्री, जो हमारे पिता औरंगज़ेब, हमारे दादा शाहजहाँ, इनके ही टाइम से आपके यहाँ लड़ाई चल रही है। उससे पहले आप जहांगीर में चले जाओ, जो 5वें सिख गुरु थे, उनको जहांगीर ने मरवा दिया था। तो कहीं न कहीं हम लोग का जो अलग लेवल का ये संधि चल रही है, ये मतलब लड़ाई चल रही है, इसको अब हम लोग ठीक करते हैं। ये एकदम सामने-सामने बैठा था बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह को बोला कि अब हम लोग चलिए संधि कर लेते हैं, किसी भी प्रकार का हम लोग कोई मतलब लड़ाई वगैरह अब करेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई से लॉस ही लगता है, फ़ायदा कुछ नहीं है। हालाँकि ये बात मानना था किसका? ये बात बहादुर शाह का मानना था। बहादुर शाह इस बिंदु पे विश्वास भी करते थे कि लड़ाई से ज़्यादा का फ़ायदा तो है नहीं, अधिकांश लॉस ही देखने को मिलता है। तो बहादुर शाह ने कहा ठीक है भाई, हम संधि करते हैं आपसे। गुरु गोविंद सिंह से संधि कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस बीच बहुत अलग लेवल का घटना घट जाता है फ्रेंड। ये जो गुरु गोविंद सिंह है, इसको मुगल नहीं मरवाता है, इसको कोई और इसका हत्या कर देता है। हो सकता है कि कोई सेनापति जान के गुरु गोविंद सिंह का हत्या करवा दिया और टोटल का टोटल इल्ज़ाम मुगल पे आ गया हो। तो गुरु गोविंद सिंह का हत्या हो जाती है। हालाँकि ये इतिहासकार का दावा है कि इसका हत्या में मुगल सम्राट का कोई हाथ वग़ैरह नहीं है, क्योंकि मुगल सम्राट उस वक़्त जो थे, वो बहुत ही सहिष्णु, दयालु शासक में गिने जाते थे बहादुर शाह। तो बहादुर शाह तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि बहादुर शाह को फँसाने के चक्कर में किसी ने ऐसा काम किया हो। क्योंकि बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह से संधि कर लिए बड़ा शांतिपूर्वक और शांति-शांति जीने भी लगते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद क्या होता है, जब गुरु गोविंद सिंह का हत्या हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह तो अब रहते नहीं हैं, तो उनके बदले में एक व्यक्ति आते हैं जो पूरा सिख समुदाय के हेड के रूप में जाने जाते हैं, लीडरशिप के रूप में। उनका नाम नाम रहता है बंदा बहादुर। और फिर ये बंदा बहादुर के साथ जो कहीं न कहीं रिलेशन है, वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहता है मुगल का, मतलब खराब हो जाता है, क्योंकि बंदा बहादुर को ऐसा लगता है कि ये जो मुगल है, ये मुगलिया ही हम लोगों का दुश्मन है और ये मुगल ही हम लोगों को मारने का काम करता है। ये बंदा बहादुर के दिमाग में घुस जाता है। अपने विगत कई अलग-अलग जो उनके गुरु रहे हैं, उनकी हत्या तो कहीं न कहीं मुगल के द्वारा ही हुई है। तो हो सकता है कि इस बार फिर ये जो बहादुर शाह है, ये संधि का चाल चल करके इसका हत्या करवा दिया हो। तो बंदा बहादुर ना अलग लेवल का प्रोटेस्ट खड़ा कर देता है मुगल के विरुद्ध में और फिर लड़ाई लगभग जारी ही रहती है। लेकिन चलिए, अब लड़ाई होती है तो कभी विद्रोह को दबाने में पैसा बहुत खर्च होता है, सैनिक लगता है, तो मुगल इसी सब चीज़ में लपटा हुआ रहता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो बंदा बहादुर है,
उनकी रिलेशन लगभग ठीक-ठाक रहती है मराठा से, मतलब उतना खराब रिलेशन मराठा से नहीं रहती है। इनका रिलेशन राजपूत से साथ भी अच्छा रहता है। तो इन लोगों के साथ इनका रिलेशन जो अच्छा रहता है, तो आखिर बंदा बहादुर शक भी भाई करते किस पे? तो बचता है मुगल। तो मुगल पे शक करके फिर उनके साथ अपना थोड़ा बहुत अभियान जारी ही रखते हैं। जो हमारा रिलेशन संधि के दौरान ठीक हुआ था, वो फिर खराब हो गया। बहादुर शाह एक्चुअली में एक सहिष्णु शासक थे, दयालु शासक भी थे। बहादुर के बाद आता है जहांदार शाह। यह एक कमजोर शासक रहता है भाई। बहादुर शाह के बाद कौन आता है? जहांदार शाह। कब आप आपके मन में ये सवाल उठ गया होगा कि भाई ये जहांदार शाह जब कमजोर रहता है, तो जहांदार शाह आखिर राजा बन कैसे जाता है, वो भी मुगल का? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो वो कहानी को सबसे पहले हम देखेंगे कि जहांदार शाह जो है वो वो एक्चुअली पहले हम बहादुर शाह पे आते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। और बहादुर शाह के मरने के बाद जो चारों भाई है आपस में युद्ध के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं। सब एक-दूसरे को मारता-काटता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ गया होगा कि जब जहांदार शाह कमज़ोर था, तो वो चारों भाई में ये जीत कैसे गया जहांदार शाह? तो इसी चीज़ को हम बताएँगे कि जहांदार शाह चलिए मान लिए कमज़ोर था, लेकिन इसको इसके जो सेनापति थे, इसको गज़ब का हेल्प किए। चारों भाई आपस में युद्ध लड़ रहा था। किनका बेटा था चारों? चारों आपका बहादुर शाह का बेटा था और बहादुर शाह लगभग मर गया था, तो चारों बेटा आपस में लड़ने लगा किस लिए? लड़ाई के लिए। और चारों भाई में सबसे कमज़ोर कौन था? जहांदार शाह। फिर भी यह शासक बनता है, यहीं से सवाल पूछे जाएँगे। जहांदार शाह सबसे कमज़ोर भाई था, फिर भी यह शासक बनता है, सवाल तो यहीं से आएँगे। इनके एक सेनापति थे, अब सेनापति कह लीजिए या फिर उसको सामंत कह लीजिए, है ना? एडजेक्ट आप क्या बोल सकते हैं? सामंत ही बोल लीजिए। उसका नाम था जुल्फ़िकार खान। अब ये जुल्फ़िकार खान उनके यहाँ सेनापति के रूप में काम करता था। तो जहांदार शाह का ही सेनापति था। और जो जहांदार शाह का लड़ाई भाई से हो रहा था, तो जुल्फ़िकार ही पूरा सेनापति के रूप में सैनिक को देख-रेख लड़ाई में पूरा सपोर्ट कर रहा था किसको? जहांदार शाह को। और इसके ही दम-खम पर जहांदार शाह तीनों भाई को आराम से हत्या करवा देता, मतलब हरा देता है और खुद गद्दी पे बन बैठ जाता है। किसके दम पे? जुल्फ़िकार के दम पे। ये जुल्फ़िकार कौन था? ये जहांदार शाह का सेनापति था। और जुल्फ़िकार के ही दम पे ये कहीं न कहीं फिर से ये जो सेनापति जुल्फ़िकार है, इसी के दम पे कहीं न कहीं जहांदार शाह को राजा बनने का मौका मिल जाता है। हालाँकि जहांदार शाह अगर जुल्फ़िकार नहीं होता, तो जहांदार शाह कभी राजा नहीं बनता। इनके बदले में अन्य 3 भाई में कोई एक भाई राजा बन जाते। हालाँकि जहांदार शाह को एक लंपट और मूर्ख शासक के रूप में भी इतिहास में देखा गया है। थोड़ा नटखट तो था, बहुत लंपट टाइप का था, मतलब लेकिन इसके पास उतना लड़ाई का मतलब वो क्या बोलते हैं, विद्या नहीं था, युद्ध नीति नहीं आती थी, ना शास्त्र नीति इसकी मजबूत थी, ना इसको प्रशासन नीति इसका अच्छा था। तो कहीं न कहीं ये मूर्ख रूप से भी था, तो इसका शासन चलाने के लिए इसका जो वाज़िर, इसका प्रधानमंत्री कह लो, तो जुल्फ़िकार खान कहीं न कहीं इसी के दम पे, सेनापति के दम पे ये जहांदार शाह राजा तो बन गया, लेकिन एहसान तो भूलना नहीं चाहिए जुल्फ़िकार का। तो जुल्फ़िकार को बोला टेंशन मत लो जुल्फ़िकार, जब हम राजा हैं तो तुम प्रधानमंत्री का पद पकड़ लो भाई। तुम मेरे अंदर मुगलिया प्रधानमंत्री बन जाओ। तो जुल्फ़िकार खान जो पहले सेनापति था, अब वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। किसके अंदर? जहांदार शाह के अंदर। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री के पास बहुत अलग लेवल का पावर होता है। तो जुल्फ़िकार खान ही एक तरह से मुगल को चला रहा था, क्योंकि जहांदार शाह उतना थोड़ा लंपट भी था, मूर्ख भी था। और आगे कहानी है, वो भी खोल के बताएँगे कि जहांदार शाह के लाइफ़ में थोड़ा अलग लेवल का डिस्ट्रैक्शंस था, है? तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो जहांदार शाह थोड़ा लंपट भी था, मूर्ख भी था, तो उसका शासन कौन? उसके सेनापति जब वो प्रधानमंत्री का पद पाते हैं जुल्फ़िकार खान, तो वो अपना शासन व्यवस्था को ठीक-ठाक चलाने लगते हैं। और जहांदार शाह जो है उस मतलब रियल पावर जो है, जहांदार शाह वो जुल्फ़िकार को ही दे हाथ में दे देता है, बोलता है आप जुल्फ़िकार जैसे चलाओ, बस मुझे राजा वाला कुर्सी पर बैठा दो, मुझे इसी से संतुष्टि मिल जाती है। मतलब जहांदार शाह क्या ही बोलें, इसको कुछ आता-जाता ही नहीं था। मतलब डीएमएसपी के कुर्सी पर बैठने से कुछ होता नहीं है ना, उसके लिए आपको काम आना चाहिए। आप पढ़े-लिखे हो तभी तो आप काम को अलग-अलग स्ट्रगल को समझ पाओगे। तो आप एकदम मज़दूर मिस्त्री को बैठा देंगे कुर्सी पर, तू तो चौपट कर देगा पूरा डिस्ट्रिक्ट को, है ना? तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, तब ना कोई काम करने लायक बनेगा।
तो जहांदार शाह वैसा था नहीं। एक्चुअली जहांदार शाह के लाइफ में एक अलग लेवल का डिस्ट्रैक्शंस था। वो मतलब एक मतलब जो वेश्या थी, मतलब वो समझ लीजिए कि एक वेश्या के ही चक्कर में फँस गया था, जिसका नाम था लाल कुमारी। एक लड़की थी, वो मतलब अनवांटेड काम ही करती थी, तो फिर उस लड़की के ही चक्कर में ये फँस गया। और अब समझिए कि वो जो वेश्या थी उसको ये अपना एक लेवल का मतलब समझिए गर्लफ्रेंड टाइप का बना लिया और उसके साथ ही रिलेशनशिप निभा रहा था। मतलब रात दिन उसी के साथ रहता था। तो कहीं न कहीं इसके लाइफ में वो जो थी लाल कुमारी नाम की लड़की, वो अलग लेवल का उसको डिस्ट्रैक्ट करके रख दी थी। और ये जो चर्चा था, ये रिलेशनशिप किसके साथ, लाल कुमारी जो नाम की वेश्या थी, इसका चर्चा पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य में फैला हुआ था कि जहांदार शाह का ऐसा-ऐसा है। और इनके ही चक्कर में फँस के ये अपना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को इन्वेस्ट कर देता है। तो कहीं न कहीं जहांदार शाह अपना राजपाट को ध्यान भी नहीं देता है। उसका अधिकांश का काम जुल्फ़िकार खान ही कर रहा है। ये बस उसके साथ ही रहता है, अधिकांश टाइम अपना समय को व्यतीत करते रहता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, ये इसको थोड़ा-सा, अब डिस्ट्रैक्शंस रहे भी तो एक सही लोगों के साथ रहे तो ठीक है कि भाई उसको आगे पहुँचा देता है। अब इसका डिस्ट्रैक्शंस भी था तो उस लेवल के ही मतलब उस वैसा ही लोगों के साथ था जो उसको नर्क में ही डुबा देगा। तो फिर इसका लाइफ कहीं न कहीं यहीं से क्रैश करना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हैं ना? अब राजा महाराजा था भाई, उसको अपने लेवल में दोस्ती करना चाहिए। साम्राज्य में और भी कई अच्छी-अच्छी लड़कियाँ हैं, तो उनके साथ बातचीत करता तो उनको बुद्धि-सुबुद्धि भी दे के आगे बढ़ाती। तो इनका रिलेशन ही हो गया उस चौपट लोगों के साथ, तो जो खुद जीवन में अनवांटेड काम करके पैसा कमाता है, तो उसके साथ ही अगर अपना संगत बना लोगे तो आप कहाँ नर्क में ही ना जाओगे। यही चीज़ है कि जहांदार शाह राजा होने के बावजूद अपना संगत ही खराब कर लिया, तो संगत से ही रंगत आता है। तो कहीं न कहीं ये डूबने लगा और इसका शासन कंप्लीट रूप से कौन चलाने लगा? जुल्फ़िकार। ठीक? वही अपना राजपाट को सँभालता था। और इसका भी रिलेशन जो है बंदा बहादुर को छोड़ दो, तो सबके साथ ठीक ही था। क्योंकि बंदा बहादुर तो पागल हो चुका था, बोला था हम मुगलिया का चाहे जो राजा हो उसको तंग करके छोड़ देंगे। मेरा 3-3 4-4 एकदम सिख गुरु को लपेट लिया है ये मुगलिया। अब शक के दौरान में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हालाँकि ये लोग कराया नहीं था मुगलिया, लेकिन शक के दायरे में ये लोगों को घेर लिया, भाई तुम ही कराए हो। इस लेवल का मतलब शक होने लगा। तो बंदा बहादुर बोला भाई अब जो भी हो जाए मुगलिया को परेशान करके रहेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए बर्बाद कर देंगे इसी मुगल को। और इसका रिलेशन तो बंदा बहादुर जो सिख था, सिख का रिलेशन मुगल के साथ ठीक नहीं था और बाद बाकी जो भी धर्म है उसके साथ मुगल अपना रिलेशन ठीक बना लिया था। जहांदार शाह अपना रिलेशन लगभग के साथ ठीक ही रखा था। और इसी बीच में 2 भाइयों का दौर आता है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएँगे। 2 भाइयों का दौर आता है। एक भाई सैयद बंधुओं का दौर आता है। ये दोनों सैयद बंधुओं ही रहते हैं, दोनों भाई जो रहते हैं ना वो अपना ही भाई रहते हैं, उसको ही सैयद बंधु के नाम से पुकारा जाता है। इसीलिए दोनों भाई को सैयद बंधु कहा जाता है। ठीक। और ये जो सैयद बंधु है ये फारूक सियर को काफ़ी सपोर्ट करता है ना? और फारूक सियर को राजा बनने में सपोर्ट करता है, गजब का सपोर्ट करता है। और ये जो फारूक सियर है जहांदार शाह को मार देता है। ये जहांदार शाह जो वही चौपट लंपट मूर्ख राजा जो रहता है, कंप्लीट डिस्ट्रैक्टेड राजा, वो भी अनवांटेड लोगों के साथ जो डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है जहांदार शाह का। फिर जहांदार शाह का हत्या करवा दिया जाता है। और जहांदार शाह का हत्या होने के बाद कौन करवाता है? तो इसका हत्या फारूक सियर इसके बदला राजा बनता है। और इसका हत्या कौन करवाता है? तो सैयद बंधु के मदद से जहांदार शाह का हत्या कराने में सफल हो गया था। कौन? फारूक सियर। और इसका जो अगला नेक्स्ट शासक आता है उसका नाम क्या होता है? फारूक सियर। अब आप बोलेंगे भाई फारूक सियर कब से कब तक शासन किया? तो फारूक सियर का भी शासन काल जो है लगभग लगभग 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक का रहता है। 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक ये फारूक सियर भी ठीक ठाक शासन किया। 1713 टू 1719 कह लो। और ये सैयद बंधु के मदद से तो शासक बन जाता है। और ये जो सैयद बंधुओं हैं भारतीय क्षेत्र के 2 मुसलमान रहते हैं। कहाँ के? भारत वाले क्षेत्र में ही ये पैदा हुए थे, लेकिन 2 मुसलमान भाई रहते हैं और जिनके अंदर एक
मतलब समझ लो कि एक अलग लेवल की, मतलब युद्ध नीति, अलग लेवल की स्ट्रेटजी छिपी रहती है, और इनको एक वाजिर वाली शक्ति कह लो, मुगल के अंदर ये वाजिर वाला पद पे चले जाते हैं। अ, इनको आप ये भी कह सकते हैं, जो सैयद बंधु भाई रहते हैं ना, ये दोनों भाई जो रहते हैं, उनके पास सैन्य का जानकारी अलग लेवल का रहता है। मतलब कहा जाता है कि ये दोनों भाई अगर अच्छे-अच्छे को हराने में सफल हो सकते हैं, इनको इतना युद्ध नीति आती है। तो सैन्य शक्ति इनका काफ़ी अच्छा था, और ये 2 भाई में से एक का नाम अब्दुल्ला खान और सेकंड वन हुसैन खान। ये दोनों भाई का नाम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद बंधु वही थे जो फारूक सियर को राजा बनने में मदद किए थे, लड़ाई वगैरह में फारूक सियर को बहुत सपोर्ट किए थे, और ये फारूक सियर को राजा बना भी दिए थे, किसको मार करके? तो इससे पहले वाला राजा कौन था? अब बोले ना, आप भूल जाओगे, जहांदार शाह था। क्या नाम था? जहांदार शाह। अच्छा, जहांदार शाह के सेनापति कौन थे? जुल्फिकार खान थे। अच्छा, जुल्फिकार खान को कौन सा पद दे दिया था जहांदार शाह? तो जुल्फिकार खान को दे दिया था प्रधानमंत्री, अर्थात वाजिर वाला पद कह लो। ये भी थे जो सैयद बंधु, इनके भी दमखम पर बना था अब्दुल्ला खान और सेकंड वन हुसैन खान। ये दोनों के ही बल पे फारूक सियर शासक तो बन जाता है, और फारूक सियर ये दोनों को इनाम के रूप में बड़े बड़े पद दे देता है। अब आपको लगता होगा इनाम देगा, पैसा देगा, नहीं भाई, इनाम के रूप में इनको बड़े बड़े पद ही दे देता है। बोला जाओ तुम भी बड़े बड़े पद पे काम करो। अब्दुल्ला खान को ये वाजिर बना दिया। क्या बना दिया? अब्दुल्ला खान को वाजिर बना दिया। बात करें हुसैन खान का, तो हुसैन खान को इसने मीर बागची वाला पद दे दिया। अब आप बोलेंगे भाई मीर बागची होता क्या है? तो मीर बागची लगभग सैनिक संबंधी कार्य का देख रहा, कह लो कि सैनिक का मिनिस्टर ही हो जाता है। सेनापति तो छोड़ो, सैनिक का मिनिस्टर को ही मीर बागची कहते हैं। मीर बागची बहुत बड़ा पद है। जो संस्था होता है ना, जैसे आज कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मिनिस्टर में आप देखते होगे ना डिफेंस मिनिस्टर, तो उस तरह से ही मीर बागची पहले होता था राजा बाजा के अंदर में। मीर बागची जो बहुत अलग लेवल का ऊंचा पद होता है। एक पद मीर बागची तो आप समझ ही गए। हाँ, मीर बागची किसको बनाया? अब्दुल्ला खान को क्या बनाया? अब्दुल्ला खान को वाजिर वाला पद दिया, जबकि हुसैन खान को मीर बागची दिया, है ना? हुसैन खान, हुसैन खान को मीर बागची का पद दे दिया, अब्दुल्ला खान को वाजिर का पद दिया। ठीक। अब्दुल्ला खान, देखिए अब्दुल कलाम से याद रखिएगा, अब्दुल्ला खान। अब्दुल कलाम क्या था? मंत्री लेवल पे था, मतलब आप कह लो कि वाजिर था वो, मतलब याद रख सकते हो। अब्दुल कलाम, अब्दुल्ला, वो मंत्री था, तो वो ये मीर बागची सैन्य संस्था में चला गया, वो भी सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। हालांकि बंदा बहादुर का अच्छा रिलेशन मुगल के साथ नहीं होने के कारण 1716 ईस्वी में फारुखसियर के समय में फांसी दे दी गई। किसको? बंदा बहादुर को। क्योंकि बंदा बहादुर इतना तंग कर दिया मुगल को, इतना परेशान कर दिया बंदा बहादुर, कि लास्ट में फारुखसियर को साइन करना पड़ा कि अब भाई हम बंदा बहादुर को नहीं बख्शेंगे। बंदा बहादुर को फांसी दे दिया गया 1716 ईस्वी में। बोला ये बहुत अलग लेवल का तंग कर दिया है, जबकि हम लोगों में कोई भाई लोग, हम लोगों में जो भी राजा बने हैं, हम लोगों के वंशज में आए हैं, हम लोग गुरु गोविंद सिंह की हत्या नहीं करवाए हैं, फिर भी हमको बंदा बहादुर ना अलग लेवल का तंग कर रहा है। तो हम बंदा बहादुर को अब छोड़ेंगे नहीं, बंदा बहादुर को फांसी दे दिया जाए। तो फांसी दे दिया गया। बंदा बहादुर को फांसी कब दिया गया? तो 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया गया। और यही जो फारुखसियर के समय, अब देखेंगे, फारुखसियर के समय में ही बंदा बहादुर को फांसी दे दिया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। और फारुखसियर के समय में ही 1717 में अंग्रेज कंपनी को जो है अलग लेवल का ये क्या दे दिया? छूट दे दिया। मतलब शाही फरमान कह लो उसको। अंग्रेज लोगों को बहुत ज्यादा ये छूट दे दिया कि आप आराम से खुल के बिजनेस कर सकते हो। किसके समय में? फारुखसियर के ही समय में 1717 में अलग लेवल का छूट दे दिया, शाही फरमान पे साइन कर दिया। कौन? फारुखसियर। बोला आराम से शासन करो, बिजनेस की पूरा इजाजत दे दी। बोला आपको जिस दिशा में जाके बिजनेस करना है, हमारे सीमा क्षेत्र भारत के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, हमारे क्षेत्र, सीमा क्षेत्र के अंदर आप घुस के बिजनेस कर सकते हो, आपको हम शाही फरमान देते हैं। अंग्रेजी कंपनी जो थी, अंग्रेजी कंपनी के लिए ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ लो कि
अंग्रेजी कंपनी के लिए क्या कहा जाएगा, मैग्ना कार्टा। भाई साहब लॉटरी लग गया भाई, अलग लेवल का। कुछ 3000 के बदले फारूकसियर ने पूरे बंगाल के क्षेत्र में फ्री व्यापार करने के लिए दे दिया। भाई साहब लॉटरी लग गया। इसको मैग्ना कांटा कहा जाता है, मैग्ना कांटा। अंग्रेज की जैसे हम कहते हैं ना कि हमको लॉटरी लग गया है, तो आप मैग्ना कांटा एक वर्ड है, आप उसको जाके सर्च करना इंग्लिश का। अंग्रेज के लिए ये मैग्ना कांटा साबित हो गया। मतलब अंग्रेज की जो कंपनी थी उसके लिए ये फरमान, जो शाही फरमान दिया गया फारूक सियर के द्वारा 1717 में, आई कैन रिपीट 1717 में, जब फारूक सियर ने शाही फरमान जारी कर दिया तो अंग्रेज को ना अलग लेवल का लॉटरी लग गया भाई। अंग्रेज के लिए ये मैग्ना कांटा साबित हो गया। और कुछ 3000 रुपया के बदले में फारूक सियर इतना पागल था कि बोला पूरा बंगाल पे जाकर के फ्री व्यापार करो, जितना अपना माल बेचना है बेचो, 1 रुपया टैक्स नहीं लिया जाएगा, 3000 रुपया सालाना गिरा देना, बंगाल वाला क्षेत्र में खुल के शासन करो, जाओ इजाजत दिया आपको। देखो कितना मूर्ख है। और राजस्थान के राजा जय सिंह जो थे, राजस्थान के जो राजा थे कौन थे, जय सिंह, उसी वक्त फारूक सियर के समय में। तो जय सिंह को फारूक सियर ने सवाई की उपाधि दे दी। जो जय सिंह थे ना, राजस्थान के राजा थे उस वक्त। तो ये क्वेश्चन आता है कि फारूक सियर ने जय सिंह को कौन सी उपाधि दी, तो सवाई की उपाधि दे दी। और कुछ ऐसे भी मुगल शासक आते हैं जो 3 या 4 मंथ के लिए राजा बनते हैं, फिर वो उनकी डेथ हो जाती है भाई। तो 3-4 मंथ राजा रहो, डेथ हो जाए। तो उनमें से एक रफ़ी उद दरजात, ये फरवरी में शासक बनते हैं। फरवरी के महीने में शासक बनते हैं, 1719 ईस्वी में राजा ये बनते हैं। और जून के महीने में इनका निधन हो जाता है, जून के महीने में इनका डेथ हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं। और इनको हो जाती है टीबी की बीमारी। किनको, जो ये लगभग हमको लगता है रफ़ी उद दरजात को जब राजा बनते हैं फरवरी के महीने में 1719 में, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात ये राजा बनते हैं 1719 ईस्वी में। कब राजा बनते हैं, 1719 ईस्वी में। और फरवरी के महीना में और जून के महीना में ये खत्म हो जाते हैं। जून का महीना आता है और ये 1719 में खत्म हो जाते हैं। कैसे मर जाते हैं, टीबी का बीमारी इनको हो जाता है और ये फिर मर जाते हैं। फिर इनके अपने भाई आते हैं रफ़ी उद दौला, ये भी भाई बीमार रहता है और ये राजा बनता है जब ये मरता है। इसका भाई जून के महीने में राजा बनता है, 6 जून से लेकर के 17 सितंबर तक 1719 में शासन करता है। 6 जून से लेकर के 17 सितंबर तक। रफ़ी उद दरजात कब शासन करता है, 28 फरवरी से लेकर के 4 जून तक। आप मेरे ये फ्रंट पेज में भी राजा का हम लगभग डिटेल दे दिए हैं, तो आप यहाँ से भी अच्छे से जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि हम उसमें इसलिए दे दिए हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से पढ़ लो। हमारे पहले वाले वीडियो में भी तो ये यहाँ से एक सवाल आना ही है कि उत्तर मुगल काल से यही पूछा जाएगा कि कौन सा राजा कब शासन किया। अच्छा, कौन किसको मार के शासन किया, कौन किसका सेनापति था, किसने क्या किया, अंग्रेज को शाही फरमान किसने जारी किया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। और मेंस के लिए तो फिर कॉपी आप जितना पढ़ो उतना भाई बहुत सही बात है। जितना कॉपी भरना नहीं, कॉपी को जितना स्पीड भरना, तो स्पीड हाथ चलेगा कैसे, तो जितना आप वीडियो को बार बार पढ़ोगे, बार बार वीडियो को रिवाइज करोगे, वीडियो को सुन के लिखने का प्रयास करोगे, तब आपका चीज़ों थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा। ठीक, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, बहुत मेहनत करना होता है, तभी जाके माइंड में कंटेंट होता है। अगर हम आपके सामने इतना फास्ट बोलते हैं तो बिना मेहनत का नहीं, उसके पीछे मेहनत छिपा है फ्रेंड, तभी जाकर के हम कंटेंट को तैयार करके आपके सामने एक ठीक ठाक लेक्चर दे पाते हैं। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है हम कोशिश करते हैं वही बताएं, एक्स्ट्रा हम कोशिश करते हैं नहीं ही बताएं, क्योंकि अभी एग्जाम अगर आपका हो जाता है तो बाद में आप पूरा मुगल धांगते रहना, पढ़ते रहना, ये 4-5 नंबर जो आता है मध्यकालीन से, उसके लिए उतना मेहनत करना जरूरी है ही नहीं। जब आधुनिक आएगा तो उसमें अपन थोड़ा सा जम के, थोड़ा सा भीतर जा करके जो भी चीज़ है सबको लपेटेंगे, एक एक करके सीखेंगे, क्योंकि वहाँ से 22-25 नंबर का सवाल प्रीलिम्स में भी मिलेंगे। अच्छा खासा मार्क्स हमको मेंस में भी जीएस टू पेपर में हमको देखने को मिल ही जाएगा। तो आप
चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कब मरता है? सितंबर के महीने में जो है ये रफ़ी उद्दौला, ये क्या होता है? मर जाता है सितंबर के महीने में, खत्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये सितंबर के महीने में इनको जो है ना, इसको पैचीज की बीमारी थी। पैचीज एक बीमारी होता है, उनको कौन सी बीमारी थी? पैचीज की। एक्चुअली नाम हम थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ पैचीज ही नाम का कोई डिजीज पढ़ा था हमने। तो पैचीज की ही बीमारी इनको थी, और इसी दौरान इनको मतलब कह लो कि इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इन पैचीज बीमारी के ही कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन दोनों का शासक बन के आते हैं कौन? सैयद बंधु। कौन आते हैं? सैयद बंधु। इसी कारण सैयद बंधु को शासक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों जब मर जाते हैं तो सैयद बंधु ही क्या बन के आते हैं? शासक बन के आते हैं। ठीक ना? हालांकि एक चीज याद रखना कि ये दोनों जो भाई रहते हैं, ये दोनों मर तो जाते हैं, तो ये दोनों भाई को जो शासक के पद पे पहुंचाता कौन है? तो ये सैयद बंधु ही पहुंचाता है। ठीक। तो ये दोनों को पहुंचा तो दिया, अब वो मर गए तो क्या करेगा? लेकिन सैयद बंधु पहुंचा तो दिया अपने दम खम पे। तो सैयद बंधु को इस कारण से भी शासक निर्माता का नाम दिया जाता है इतिहास में। और फिर वो दोनों के मरने के बाद शासक बनता है कौन? मोहम्मद शाह शासक बनता है। अब मोहम्मद शाह शासक बना, बट एक बात आप अपने मन में घुसा लेना, ध्यान रख लेना कि जो फारुखसियर है ना, फारुखसियर को भी सैयद बंधु ने राजा बनाया था। बट फारुखसियर जो था उसको फीलिंग्स होने लगता है कि ये सैयद बंधु कुछ ज़्यादा ही हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हमारे पर्सनल मैटर में घुस रहे हैं। बार बार हम कोई भी फरमान जारी करना चाहते हैं, या फिर हम कुछ योजना बनाते हैं, या फिर हम कोई मीटिंग करते हैं, तो हर चीज़ में ये सैयद बंधु बार बार घुस रहे हैं। हम इनको, जबकि दोनों भाई को, एगो को मीर बागची वाला पद और दूसरा को वाजिर वाला पद, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लेवल का पद होता है, दे के हम उन लोगों को अपना काम दे दिए हैं, फिर भी ये राजा के बीच में क्यों टांग अड़ाते हैं? इनको एक चीज एहसास होने लगा कि सैयद बंधु कुछ ज्यादा ही कूद रहे हैं हमारे पर्सनल मैटर में। इसलिए फारुखसियर ने इसे हटाना चाहता है दोनों भाई को। बट जैसे ही ये दोनों भाई को पता चलता है कि फारुखसियर उसे हटाना चाहता है, मरवाना चाहता है, ये दोनों जो भाई हैं, ये तुरंत, जो सैयद बंधु हैं, ये तुरंत क्या करते हैं? फारुखसियर की ही हत्या करवा देते हैं। ले, यहाँ तो बात ही अपोजिट हो गया। फारुखसियर को शक होने लगा कि भाई ये जो सैयद बंधु हैं, ये जो हैं, ये हम लोगों को ही कहीं ना कहीं टॉर्चर करेंगे आगे। और फिर ये सैयद बंधु कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं हमको, सैयद बंधु का ना नियत ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों भाई बार बार हमारे कोई भी डिसीजन में घुस जाते हैं और पागल की तरह इंटरफेयर करने लगते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। तो हमको ये सब पसंद नहीं। अब देखिए, फारुखसियर में घमंड आएगा नहीं, फारुखसियर राजा तो बन गया, राजा बनने की ये सब लायक नहीं था। सैयद बंधु ने इसे राजा बनाया, तो भाई सैयद बंधु का भी तो थोड़ा सा अधिकार होता है कि चलो, राजा अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें हम थोड़ा बहुत अपना समझाइश भी लगाएं, सबका होता है। अगर हमारे वजह से नीतीश कुमार आज बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और हम कार्यकर्ता हैं उसी पार्टी का, और हम नीतीश कुमार को जिताने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, तो क्यों नहीं हम नीतीश कुमार का थोड़ा सा बीच में घुसेंगे कि चलिए बनवाइए रोड खगड़िया में, कैसे नहीं बनवाइएगा? हम कह रहे हैं, हम आपको जब जिताए हैं, इतना आपको मेहनत से आगे बढ़ाएं, बनाइए मेरे क्षेत्र पटना में रोड बनवाइए आप। ये योजना लाइए, ये जो योजना को आप चालू करिए। या फिर हम थोड़ा बहुत तो दखल करेंगे ना। लेकिन फारुखसियर, ये जो बंदा बहादुर है, सॉरी, ये ये जो दोनों भाई है सैयद बंधु, सैयद बंधु भी इंटरफेयर करता था फारुखसियर के जीवन में, थोड़ा घुसता था कि फैसला लेने में, या फिर कोई भी विषय पे डिस्कशन चल रहा है, कोई भी योजनाएं बनाई जा रही, तो सैयद बंधु घुसता था। तो फारुखसियर को शक होने लगा कि ये दोनों जो है ना कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है हमारे पर्सनल मैटर में। तो फारुखसियर जो था, ये दोनों भाई को हटाना चाहता था पद पर से, लेकिन कान में भनक लग गया किसको? वो दोनों भाई को।
और दोनों भाई सोचा, वाह बेटा, हम ही तुमको जन्म दिए हैं और तुम हम ही को मारने का उपाय लगा रहा है। दोनों भाई को क्योंकि दोनों भाई तो भाई बहुत ताकतवर था और फिर मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत था। कहीं ना कहीं सही बात है, फारुखसियर वो दोनों भाई की वजह से राजा बना है। तो वो जो सैयद बंधु था वो बोला, ठीक है, तुम हमको क्या मरवाएगा, अब हम ही तुमको मरवा देते हैं। तो सैयद बंधु ने तुरंत फारुखसियर की हत्या करवा देता है। और जो रफ़ी वाला जो आता है, 2 गो राजा, नहीं, बिमरिया को ले आता है राजा बनाने के लिए। देखिए, फारुखसियर को मरवा दिया तो रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, ये दोनों भाई को राजा बना देता है। एक भाई 4 महीना टिकता है और दूसरा भाई वही 2-4-5 महीना में वो भी साफ हो जाता है। तो दोनों भाई 2-4-5 महीना 6 महीना में दोनों भाई साफ हो गया। मतलब 1719 में दोनों आता है, दोनों चला जाता है 1719 में ही मर के। तो फारुखसियर, आप सोचिए क्या है भाई। फारुखसियर का हत्या करवा दिया ये बंदा बहादुर सा। ये जो ग्रुप आता है, रफ़ी का ग्रुप शासक बनता है। आखिर फारुखसियर के ही ना द्वारा बनाया जाता है दोनों को। दोनों बीमारी के कारण मर तो जाते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक रहता है। 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह मुगल के गद्दी पे बने रहते हैं। मोहम्मद शाह राजा कब बनते हैं, तो रफ़ी उद दौला की मृत्यु के बाद। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आ रहा है ना समझ में? कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आगे समझे, मोहम्मद शाह क्या बनता है, राजा बनता है। चलिए, और मोहम्मद शाह थोड़ा चालाक था। कैसा राजा था, थोड़ा सा चालाक राजा था। मतलब इसके मन में ना, मतलब ऐसा नहीं था कि बेवकूफ था। मोहम्मद शाह थोड़ा सा चालाक था, वो एक्स्ट्रा सोचता भी था। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी फारुखसियर के तरह ये दोनों भाई मरवा ना दे। मोहम्मद शाह ये सोचने लगा कि जब फारुखसियर का वो सगा वो दोनों नहीं हो सकता है, तो मेरा सगा घंटा होगा। ये बात कौन सोचने लगा राजा बनते ही, मोहम्मद शाह सोचने लगा। अब समझिए कि कितना कूटनीति चलता था दरबार में। और यही बात, मतलब सैयद बंधु को लेकर के बहुत शक करने लगता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह बोला कि हमारे जो फारुखसियर भैया थे उसका हत्या करवा देता है ये दोनों बंधु, और फिर दोनों दो को बीमरिया आ जाता है बीच में, और फिर बीमरिया तो खुद मर के चल जाता है। तो कहीं हमको लगता है मोहम्मद शाह यही बात सोचा कि ये दोनों भाई हम पर भी भारी ना पड़ जाए, इससे अच्छा है कि हम ही सैयद बंधु को राजा बनते ही साफ करवा देते हैं। देखिए कितना खच्चर था ये मोहम्मद शाह। आखिर मोहम्मद शाह को वही सब ना मिल के बनाया होगा। मोहम्मद शाह राजा बना और उसी को डस लिया। यही कहता है कि सैयद बंधु को भी सोचना चाहिए। बेचारा सैयद बंधु का क्या गलती था, अभी सैयद बंधु ये तो सके किया था कि सैयद बंधु हमको मरवा देगा, इससे पहले ही सैयद बंधु को हम मरवा देते हैं। तो मोहम्मद शाह राजा बनते ही सैयद बंधु की क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। अब यहाँ से गजब गेम स्टार्ट होगा। खैर हम सोच रहे हैं जब गेम अभी स्टार्ट ही होगा, अभी लड़ाई पीट जबरदस्त होने वाला है। हैदराबाद, बंगाल, अवध, हर क्षेत्र में अलग अलग राजा उभर के आए हैं। क्या कुछ कहानी है, अंग्रेज भी दखल लेंगे। ये सैयद बंधु चला ही गया है, दोनों भाई मर के, है ना। सैयद बंधु का जो 2 भाई थे, इनका हत्या कौन करवा दिया, मोहम्मद शाह। क्योंकि मोहम्मद शाह को डर लग गया था कि भाई ये सैयद बंधु अब हमको ना मरवा दे, इससे पहले ही हम इनको मरवा देते हैं। तो चलिए एक और वीडियो हम बना के लाएंगे, जो वीडियो में थोड़ा-सा इंटरेस्ट रहेगा, और वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा समय का लाएँगे बना के। कम से कम 50 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक का वीडियो लाएँगे वो बना के। और तब तक आप ये मेरे वीडियो को एन्जॉय करें, अच्छे से समझें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने फ्रेंड को, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूरतमंद बच्चे को भेज सकते हैं वीडियो। ये वीडियो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि जो भी वीडियो तैयार किया जा रहा है वो सिलेबस को पढ़ने के साथ, प्रीवियस ईयर को देखने के साथ, और जिस टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि सेट जब आप बनाएँ तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। हमारे एक लेक्चर सुनने के बाद आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।